अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोपहर बखैर में उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े और आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। दोपहर बखैर में हुमायूं की तरफ से भी आपको खुश आमदीद। यकीनन हलीमा ने जैसे आपको ये कहा कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और हम बिल्कुल तकरीबन इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं। और ये बात भी बड़ी लाजमी है कहना हलीमा कि इस रमज़ान में नहीं बल्कि हर रमज़ान में जिस तरह हम डिटॉक्सिफाई होते हैं हमारे जिस्म से, जैसे नॉट जस्ट अगर आप देखें इंटरमिटेंट फास्टिंग, और साइंस ने बहुत अरसे बाद प्रूफ किया, जो इस्लाम ने बहुत पहले प्रूफ कर दिया था कि जो रोज़े रखते हैं उनसे आपके जिस्म में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और वो चेंजेस बड़े बेहतर होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसके लिए आप बेहतर होते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा इंसुलिन होती है वो रिलीज़ हो जाती है, जो आपके जहरीले मादे होते हैं आपके जिस्म से वो रिलीज़ हो जाते हैं। यहाँ तक साइंस ये भी प्रूफ करती है कि फास्टिंग से सबसे बेहतर जो आपको जो चीज़ मिलती है वो ये होती है कि आपके हाजमे को एक रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि आपके स्टमक को एक टाइम मिल जाता है कि वो दोबारा रिवाइव कर सके। जो वॉल्स बननी होती हैं, मगर आपको बहुत साइंटिफिकली बताऊं, जो वॉल्स बननी होती हैं, जो वॉल की डैमेज होती है वो रिपेयरिंग जो होती है वो आपकी रमज़ान में हो जाती है और आप खाली रूहानी तौर पर नहीं, आप जिस्मानी तौर पर भी डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुमायूं। इसकी जो रीज़न है, जो अब साइंस जो है प्रूव करी है, हमें तो ज़ाहिर है 1400 साल पहले ये तोहफ़ा दिया गया रमज़ानुल मुबारक के साल में एक महीना जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप रोज़े रखें। वो ज़ाहिर है कभी वो महीना जुलाई की सूरत में आता है, कभी दिसंबर की सूरत में आता है, लेकिन कम व बेश 12 घंटे या 11 घंटे का रोज़ा जो है हम लोग रखते हैं। इसकी जो रीज़न साइंस पेश करती है वो ये है कि आप जब इतनी देर अपने मैदे को खाली रखते हैं तो आपके मैदे को जब भूख महसूस होना शुरू होती है तो वो बैड बैक्टीरियाज़ को खाना शुरू कर देता है। आपके जिस्म के अंदर ही जो गलत किस्म के या जो बुरे बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं वो उनको खाकर अपनी भूख को मिटाता है। तो साल में एक महीना ये लाजमी होना चाहिए कि हर इंसान जो है वो फास्टिंग करे, ताकि उसके जितने भी जिस्म की बुरी चीज़ें हैं या जितनी भी गलाजत है वो खुद ही अपने आप को खाकर ख़त्म कर ले। अपना एक तरह से जिस तरह आप कभी कभी आपका फ़ोन जो है उसकी मेमोरी फुल हो जाती है तो हम उसे ऑटो क्लीनअप पे लगा देते हैं कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते, जो जंक मौजूद है, जो डुप्लीकेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मौजूद हैं, वो सारी अपने आप डिलीट हो जाएं। तो ये भी एक उसी तरह का महीना है कि हमारे अंदर जो भी गलाजत मौजूद होती है या पूरे 11 महीने बनती रहती है, या गलत खाने की वजह से या जंक खाने की वजह से वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, वो खुद ही से अपने आप को साफ करना शुरू कर देता है। जब आप बात करती हैं बुरे बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरिया जो कि नॉट नीडेड फॉर योर बॉडी है, बट देयर सर्टेन बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया जो नीडेड फॉर योर बॉडी एज वेल। लेकिन उसी के साथ आप क्योंकि कैलोरीज डेफिसिट होते हैं, आपकी कैलोरीज जो है उतनी आप नहीं ले पाते रमज़ान में जितनी आपको आप यूजुअली रिक्वायर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी होती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप लूज़ पर हैं, आप गेन पर हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो इसको मिनिमाइज़ करता है, वो इसको कम करता है। अच्छा, जब हम जिस्मानी फ़ायदे की बात ही करते हैं तो हलीमा इसके सबसे ज़्यादा मुझे लगता है दर्जात बुलंद हो जाते हैं इस पूरे रमज़ान के, इस वजह से कि रूहानी जो आपको ये डिटॉक्सिफाई करता है ना वो सबसे बेहतर होता है। आप देखते हैं आपकी नमाज की रूटीन जो है वो बराबर हो जाती है, परफेक्ट हो जाती आपकी है। नमाज की रूटीन के साथ साथ ये आप बहुत सारी चीज़ों में जो है वो आप बेहतर हो जाते हैं। आप लोगों के साथ जो सलूक आपका होता है वो बड़ा बेहतर हो जाता है। अगर आप देखें रमज़ान के फ़ौरन बाद अगर एक ईद आती है, ईद पर आपका मिलन होता है लोगों के साथ, यानी कि इंटायरली स्टार्टिंग फ्रॉम रमज़ान टिल एंड ऑफ ईद आप लोगों से मिल रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमारे दीन में कही है वो आप फोर्सफुली नहीं, लेकिन वो एक रिचुअल बन चुका है, एक कल्चर हो जाता है। अच्छा हुमायूं, जिन लोगों से आप पूरा साल दावतों में नहीं मिलते या उनको दावतों में नहीं बुलाते, उनको भी आप रमज़ान में कोशिश होती है कि चलो इफ्तार पे मुलाकात हो जाए, उनको एक दफ़ा इफ्तार पे बुला लें, और जब आप बुलाते हैं तो उनकी भी कोशिश होती है। किसकी बात कर रही हैं हलीमा आप? या बहुत सारे खानदान वाले। मुझे तो नहीं बुलाया, मैं आने लगी हूँ आपके पास। आपने मुझे नहीं बुलाया, मुझे पता है आप कहते हैं कब आप जब कहोगे। नहीं, मैं क्यों दावत में क्या करूं, मैं झोली फैलाऊं? हलीमा बुला लो मुझे। अच्छा चलो, मैं 1-2 दिन में आपको बुला लेती हूं। अब कर रही हो ये? आपने बाहर करनी है घर पे करनी है? हलीमा, क्योंकि देखो आप वैसे सब कभी खर्च करती नहीं हो तो बाहर करा दो। चलो ठीक है, मैं भी आपको बाहर करा दूंगा। बाहर करा, मैं भी आपको फिर एक बाहर करा दूंगा। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, हम लोग जो है मैं बात करी थी कि खानदान में जैसे चाचा मामू ताया होते हैं, इनसे आप अब हमारी उस तरह के मिलने वाली चीजें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी कि फ्रिक्वेंटली हम मिला करते थे। तो रमजान जो है वो एक बहाना दे देता है आपको सबको इकट्ठे होकर बैठने का, मिलने का, अपनी कुदूरतें जो है उनको दूर करने का। एक छोटा सा ब्रेक
लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रोज़े की अहमियत के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी ये बात डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। दोपहर बखैर। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह कि आप लोगों को बताया था कि रोज़े की अहमियत के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है, हम अपने गेस्ट को बुला लें, उनसे भी ये डिस्कस करेंगे और उनकी जो दोनों की आवाज़ें हैं, आज 2 लोगों को हमने बुलाया है, इतनी ज़्यादा पुरसोज हैं कि आपका दिल करता है कि आप बस सुनते रहें उनको। जो एक लड़की जिनको हमने खातून में कहने लगी थी कि मैंने कहा नहीं खातून के ज़ुमरे में वो नहीं आती, उनको हम पहले भी अपने शो में बुला चुके हैं और इतनी खूबसूरत उन्होंने नाच जो है वो हमारे सामने पेश की थी कि बहुत अरसे तक उसका सहर जो है वो हम पे तारी रहा था। तो दोनों को इकट्ठे बुला लेते हैं ताकि फिर जो है हम आगे शुरुआत करें। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर गाशिया और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब पुलिस, पंजाब पुलिस से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, दोपहर बखैर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ आइए, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए, बैठे गाशिया। लालिया करीम। नहीं, मैं तो वैसे ज़्यादातर कोशिश होती है कि गले मिलूं। कैसा गुजरा आप लोगों का रमज़ान सारा? मैम बहुत अच्छा गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये बताएं, इतना खूबसूरत नाम किसने रखा है ज़हीरुद्दीन बाबर? जी मेरे वालिद साहब ने नाम रखा है जी। मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन, वो आमीन। 2022 में उनकी डेथ हो गई। सॉरी। तो ये नात पढ़ने का शौक़ भी मुझे उनसे है। उनकी सुर और लय बड़ी अच्छी थी। वो कलाम बाऊ पढ़ते थे, कलाम हीर वारिस शाह पढ़ते थे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, क्या बात है। लेकिन इस तरह नहीं, वो इन पब्लिक नहीं, लेकिन उनको शौक़ बहुत ज़्यादा था। दोस्तों में जो उनका हल्का बाब था, उनमें बैठ के वो लोग सुनते थे। लेकिन इसका मतलब है जो कलाम आपने जिसकी तरफ इशारा किया, इसका मतलब है कि शौक ही नहीं ज़ौक भी था उनका। क्योंकि जो सुनता है उसी को शौक पैदा होता है। वो जी वही ज़ौक जो है वो इनहेरिट हुआ मुझे। तो इसी वजह से मैं मतलब ये हैं ऑपोजिट हैं वैसे पुलिस। हाँ, शोभा आपका बिल्कुल मुख्तलिफ है। वैसे नॉट एट ऑल, आई विल नॉट से इट। रूहानियत तो किसी भी शो में अगर शामिल आ सकती है, ये बहुत बुलंद हो जाता है। इसको मैं आगे उसी से कंटिन्यू कर रहा था कि ये स्पेसिफिक नहीं है कि एक डिपार्टमेंट अगर ऐसा है या उसका एक इमेज फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ लोगों की वजह से बन गया है तो फिर ये ऑल ओवर एक ही जैसा सब लोग होंगे। तो रूहानियत तो नहीं, लेकिन बाबा साहब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि जब आप इस तरह के शोबे से मुंसलिक होते हैं, जैसे पुलिस है, जैसे डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के दिल थोड़े से सख्त हो जाते हैं या उनको करने भी पड़ते हैं। एट टाइम्स उनके ऊपर इतनी टफ सिचुएशंस आती हैं कि उनको दिल सख्त करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जब नात आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट कैफियत होती है जो सब पे तारी होती है, आप पे भी होती है। डिफरेंस आपको भी फील होता है कि वहाँ जाके ज़रा आपको? अब मुझे डिफरेंस ज़रा कम फील होता है इस वजह से कि मेरे अंदर ना थोड़ा सॉफ्ट बिल्ट हूँ मैं। मीन्स के मुझे अक्सर मेरे दोस्त भी और पब्लिक भी जो जिनसे हमारी डीलिंग होती है किसी केस के वाले से भी, तो वो बड़ा एडमायर करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। खुदा ना करे मेरी कभी ऐसी कोई गलती हो, पकड़ा जाऊँ, लेकिन अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो अल्लाह करे आप मुझे पकड़ें। मेरी ये दुआ है कि अगर मैं कभी कोई गलती करूँ तो बाबर साहब के हथे चढ़ूँ मैं और मुझे वो नरम मिजाजी की वजह से मेरी आवाज़ भी अच्छी है। मैं इसकी आपको ना थोड़ी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि देखें, इंसान जो है ना वो जो हमारे सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो हो गए या हम उनके ज़ाहिर है जूनियर्स हैं, तो हैं तो वो भी इंसान, हम भी इंसान हैं, लेकिन उनका आपने अक्सर देखा होगा खुली कचहरियाँ या पब्लिक के साथ उनका मिलना वो कितना सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो हम उनको देख के तो हमें भी कॉपी करना चाहिए। वो तो नहीं है आपकी मिसाल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये ना जब फड़े आप मुझे तो फिर आप ऐसी कुछ और करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस क्राइम में पकड़े मैं एग्जैक्टली ये कहने लगी थी कि वो तो उस चीज पे डिपेंड करता है। छोटा मोटा होना तो उसमें देखें ओवरलुक तो हर जगह पे होता है। छोटा मोटा किस तरह का ट्रैफिक की वायलेशन वगैरह इस टाइप का हो सकता है। इस टाइप का से आपकी तरफ आएंगे। आप कहाँ से मुतासर हुई, आपने कहाँ से शुरुआत की, और आप भी नरम दिल की हैं कि नहीं ये सिर्फ आवाज़ तक है? नहीं सर, मैं सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ और मैंने ना बचपन से स्टार्ट किया था। मेरे फादर अभी क्या चल रहा है आपका, इसको क्या कहते हैं?
अगर आपका ये बचपन नहीं है और हमारा फिर ये क्या, हमारा बचपन आप ये क्या कर रहे हैं, ये भी बचपन है, हम भी बचपन में, आप भी बचपन में। जी, लेकिन मेरा जो नात पढ़ने का शौक था ना वो बचपन से था। मामा भी पढ़ती थी, पापा भी साथ में पढ़ते थे, और अक्सर जब घर में लाइट चली जाती थी ना ओए हो, ये मुझे पता है, जब लाइट जाती थी ना हाँ, तो उस लाइट टाइम को जाती ऐसे हम थी बड़ा ना, मिस जी, करते हैं। तो मामा भी पढ़ती थी, पापा भी पढ़ते थे, उसमें ना मुझे फिर बहुत ज़्यादा शौक आया, और ये था कि मतलब आवाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, तो हम सब बहन भाई मिल के पढ़ा करते थे ना। गासिया, अजीब नहीं लगता जब आप खुद अपने आप को कहते हो आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, कोई और कहे तो ज़्यादा नहीं? अल्लाह की दी हुई नेमत है, वो अच्छी होती है इसलिए। दीदी, बिल्कुल खुद ठीक की है। तारीफ कर रही हो, हमें करने दो तारीफ। नहीं, वो हम तो सुनने के बाद करेंगे ना फिर तारीफ। ऐसा करते हैं कि दोनों से एक एक कलाम जो है वो सुनने की कोशिश करते हैं। पता नहीं मुझे कि ब्रेक कितनी जल्दी आ जाए। एक एक शेर अगर हो जाए फिर, ताकि हम ब्रेक की तरफ ठीक है, फौरन चले हम लोग जाएंगे। मैं दोनों को माइक जो है वो पकड़ाती हूँ ताकि Ladies first. गिरे। चलो ठीक है, 5 गाशिया, मिनट आप- हमारे पास हैं। पहले गाशिया पढ़ेंगी और फिर गाशिया, बाबा कोशिश साहब। कीजिएगा एक दो शेर पढ़े ताकि हम उनसे भी सुन लें, और फिर हम इस तरह पूरे प्रोग्राम में इसी तरह जारी रखेंगे। ओके सर। चल। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत सुभान खूबसूरत, अल्लाह। बहुत ज़्यादा। अब आप प्लीज कुछ चलो शायद। तेरे कुन की बात मौला, तेरे कुन की बात मौला, एक बार कर करम दे, देखूंगा देखूंगा मैं हरम को, इस बार कर करम दे, तेरे कुन की बात मौला, तेरे हरम से ज़म-ज़म पीने की आस दिल में, दरबारे मुस्तफ़ा में, दरबारे मुस्तफ़ा में, जीने की आस दिल में, तेरे
गुंबद के सामने मैं क्या बात है। बैठा सदा लगाऊं, मेरे मेरे दिल में है मदीना, दिल को यहीं बसा दे, तेरे तेरे कुन की बात मौला है। अनस की हर खता पर पर्दा तेरे करम का, हर बार की तरह तू इस बार भी बचा दे, तेरे 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 कुन की बात मौला। एक बार कर करम दे, देखूंगा मैं हरम को। एक बार कर करम दे, तेरे कुन की बात मौला। आपकी आवाज़ सुन के सुभान अल्लाह, सुभान ये यकीनन मैंने आज शायद ये अख़ज़ किया आप दोनों की आवाज़ सुन के कि आप लोग खाली आवाज़ का सहारा नहीं लेते नात पढ़ते हुए, आप दिल का सहारा भी लेते हैं। और वो लिटरली राइट फ्रॉम हेयर आ रही थी, क्योंकि आपकी नात सुनते हुए जैसे हलीमा ने पहले जिक्र किया कि वो सहर तारी हो जाता है, और सहर में आप उधर ले भी जाते हैं हमें, और हम सोच नहीं होते हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम कहीं और बैठे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं दोपहर बखैर। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो हैं वो दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत दोनों ने एक एक कलाम जो है वो पेश किया। उसके चंद अशार ज़ाहिर है हम लोगों को सुनने को मिले, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दोनों ने जो है वो कलाम पेश किया। रोज़े के हवाले से हम बात कर रहे थे, इन दोनों के भी से भी ज़ाहिर है इसके हवाले से बात करेंगे। गाशिया, हम बात कर रहे थे कि रोज़ा जो है वो आपको डिटॉक्सिफाई करता है, आपको प्योर करता है, आपकी बॉडी को एक तरह से एक टाइम देता है रीस्टार्ट करने का, रीसेट करने का अपने आप को। रोज़े के हवाले से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने सुनी है कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है, जैसा आपके माल की ज़कात ज़रूरी है उसी तरह जिस्म की ज़कात भी ज़रूरी है। इस रमज़ान क्या क्या ऐसा फ़ील किया रोज़े की वजह से जो आप समझती हैं कि बाकी 11 महीनों में मैंने फ़ील नहीं किया, और वो ये डिफरेंट था क्योंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ था तो इसलिए मैं ऐसा फ़ील कर रही थी? फीलिंग तो सेम ही थी हर रमज़ान में, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ था कि मेरी जैसे डिग्री कंप्लीट हुई थी फिजियोथेरेपिस्ट की, तो मुझे कुछ चीज़ें जो है वो रोज़े के बारे में नहीं पता था कि अब ये होता है ना कि सहरी करने के बाद भी जो है वॉक करना ज़रूरी है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, अफ्तारी करने के बाद भी वॉक करना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पहले नहीं पता था। इलाके की तरफ हो रही है वॉक की अफ्तारी के बाद और सहरी के बाद किस एरिया में हो रही है? हमारे यहाँ तो अफ्तारी करते हैं वहीं पे घसीट के हम अपने आप को समा देते हैं कि यहाँ पे अब थोड़ी देर सो जाया जाए और उठा ना जाए। किस तरफ, कौन सा जिस तरह इलाका मैम ने बात की ना डिटॉक्सिफिकेशन की, उसमें ये होता है कि हम लोग जब सहरी करते हैं ना तो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं, हमारा वॉक नहीं है, कुछ स्ट्रेचिंग नहीं है। और ज़्यादातर कहते हैं कि अगर रोज़े में जो है एक्सरसाइज वगैरह कर लें तो ये भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो वॉक तो 30 to 40 मिनट्स की जो है वो इंपॉर्टेंट है। साथ में जो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग होती है, नेक स्ट्रेचिंग है, शोल्डर स्ट्रेचिंग है, ये करना ज़रूरी होता है। अच्छा, आप लोग एक कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, आप हड्डियाँ तोड़ दीजिएगा, वो जोड़ देंगे। ये भी है वैसे, है ना, मतलब कोलैबोरेशन में काम हो सकता है। हमारे का इलाज यही करेंगे। हाँ। तो आप लोगों को देखिए हमने साथ इसलिए बुलाया है ताकि एक जो है वो हमारा यहाँ से कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए
तो फिर नेक्स्ट जो भी हो फिर वो हम आप मिल इनको के दिया रेफर करें। कर देना देखिए कि अब ये आप बात काफी सुने। तोड़ दिए। आप गाशिया के पास जाइए और फिर आप इलाज अच्छा रेफर टू डॉक्टर गाशिया। गाशिया। अच्छा बाबर साहब, हलीमा ने अब बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछा, मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बड़ा सिंपल आपसे एक बात पूछ लेता हूँ। मुझे बताएं कि डिटॉक्सिफिकेशन सबको बड़ी ज़रूरी होती है, मुजरिम के लिए कितना ज़रूरी होता है कि उसे माफ़ कर दिया, कितना एक मुजरिम जब आपको मिलता है ज़रूरी होता है कि उसको माफ़ी मिल जाए और फिर वो डिटॉक्सीफाई उसको आप करके फिर उसको उसी इदारे से बाहर निकाला जाए। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, यकीनन ये आपका प्रोगेटिव नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ आपकी राय पूछ रहा हूँ कि एक मुजरिम जो आता है, जिस तरह बाहर ममालिक में भी होता है, उसकी ख़ास किस्म की सज़ा होती है, 1 महीने की होगी, 2 महीने की, 2 साल की, उसमें उसकी प्योरिफिकेशन करा रहे होते हैं, वो उसकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं और फिर वो बाहर निकलता है। हमारा जब निकलता है उसके बाद उससे बड़ा जुर्म करता है। जी एक एस्पेक्ट तो हमारी पुलिस का या जेल का ये बना हुआ है, लेकिन जनरली ऐसा है नहीं है। जिन्होंने अपने आप को डिटॉक्सीफाई करना होता है ये इंसान पे डिपेंड करता है कि जो अपने आप को सही रास्ते पे चलाना चाहे तो उसको वो जेल में रह के भी, बड़े बड़े कैदियों के साथ रह के भी वो ऐसा नहीं बनता जैसा दूसरे बन के निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ इंसान के ऊपर कभी कोई स्टोरी आपको याद है, कोई ऐसा कैदी जो आप बड़े हैरान हुए हो कि यार ये तो पूरा ट्रांसफॉर्म होके निकल गया, कोई ऐसा कोई जहन में आपके अचानक से आ रहा हो? देखिए जेल से जो लोग निकलते हैं उनसे नॉर्मली हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होती। अच्छा, ठीक है, यानी कि जिसने तो अपने आप को दुरुस्त कर लिया उससे तो वैसे ही नहीं होनी। नहीं होनी। ठीक है। ठीक है, जो बिगड़ेगा वही हमारे पास दोबारा आएगा। तो ऐसा वैसे कोई मिला कोई नहीं है, लेकिन कुछ ये दौरान जेल चेंज हो गया, दौरान जेल चेंज हो गया, आपने देखा हो यार ये तो हाँ बड़ा जी अजीब आया बिल्कुल था। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कई लोगों से जेल के दौरान, जैसे वो कोर्ट्स में आते हैं कोर्ट में पेश होने के लिए, या हमने अगर मैंने इन्वेस्टिगेट किया अगर केस को तो उसमें ज़ाहिर है एज आईओ मेरी भी विटनेस होगी, एविडेंस होती है, तो वो उधर मुलाकात कई दफ़ा हो जाती है। तो अक्सर लोग जो हैं वो सीधे रास्ते पे आए हुए होते हैं। तो सीधे रास्ते पे आपसे मिलने के बाद आपका वो एक सेशन के बाद वो सीधे रास्ते पे आते हैं, खुद ही आ जाते हैं? एक सेशन हमारे पास होता है और एक सेशन जेल में जाके होता अच्छा, है। फिर तो ठीक होना ही बनता है। हाँ जी, तो जेल में जाके ना वो चूँकि इनसाइड दी वो प्रेमिसेस है, सारा काम वो ओपन नहीं है, तो वो किसी को ऐसे बताते भी नहीं, क्योंकि वापस फिर कोर्ट से होके भी तो वापस जेल में उन्हीं के पास ही जाना होता है। तो इसलिए कोई हो भी अगर तो वो वहाँ पे बात नहीं करते। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का असर ज़रूर हो जाता है कि जब वो एक ख़ास एक प्रेमिसेस में एक ख़ास किस्म के माहौल में जब कैद रहते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के दोनों टाइप के लोग अगर आपकी होते हैं। इजाज़त तो मैं बाबर साहब से एक सवाल सिर्फ कर, हलीमा आपकी भी इजाज़त तो मुझे बड़ा तजस्सुस था ये पूछने का हमारे इंस्पेक्टर से, हर पुलिस वाले से, कभी तरस आया आपको, कभी आपने कहा हो कि यार जुर्म तो किया है लेकिन नहीं, उसकी स्टोरी सुन के नहीं? अच्छा, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ ना, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसकी उल्ट मेरे माइंड में आता है कि यार मुझे इस पे गुस्सा आना चाहिए था। मींस के मुझे तरस आपके कहने के हिसाब से ना मुझे तरस आता भी ज़्यादा है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बंदे की इस्लाह उधर ही मौके पे, अगर छोटा मोटा क्राइम हो, जैसे अच्छा। आपको मर्डर है, जैसे मेरे पास केसेस मर्डर के हैं, तो उनमें तो ज़ाहिर है फिर मैं ऐसे ही मतलब थापड़ा मार के तो नहीं छोड़ सकता उसको। हाँ। ठीक है, उसने तो एक पूरा प्रोसेस गुंजाइश नहीं होती उसमें गुंजाइश ना कि उसमें नहीं आप होती। हाँ जी। लेकिन ये ज़रूर हमारी कोशिश होती है कि जितनी देर वो हमारे पास रिमांड पे रहे, अगर उसको रिमांड उसका लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फ़िज़िकल रिमांड है उसमें थोड़ा सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन अगर समझें कि वो इसको अपने लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि उसने जो काम गलत किया है उसको फील हो गया है, तो वो हम या वो उसको पहले मौका देते ही हैं। कोऑपरेट कर रहा है और फिजिकल उसकी मतलब ज़रूरत हमें नहीं पड़ फिजिकल रही है। रिमांड हाँ। की ज़रूरत पड़ती नहीं है अगर बंदा कोऑपरेट करे तो। ठीक है, फॉर्मेलिटी का रिमांड होता है क्योंकि हमें लिखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है और उसके लिए फिर रिमांड ज़रूरी होता है कि मुलजिम की मौजूदगी में हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो तरस आता है जी, बिल्कुल आता है। और कुछ स्पेसिफिक जो क्राइम्स हैं, छोटे क्राइम्स हैं, उनमें तरस खा भी लेना चाहिए। जैसे आपने ट्रैफिक की बात की, ट्रैफिक रूल्स को आप वायलेट करते हैं तो एक दो दफ़ा मेरा ख्याल है कि मतलब ओवरलुक कर देना चाहिए, उसको थोड़ा समझा बुझा के भेज देना चाहिए, ना कि आप उसको लंबा पर्चा थमा दें और उसका बड़ा चलान कर दें, जैसे आजकल चलान हैवी चलान हो रहे हैं। बाबर साहब, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे वो क्राइम नहीं कंसिडर किए जा रहे होते हैं, फिर कुछ अरसे बाद उस पर हुकूमत पाबंदी लगा देती है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी हमने कुछ ऐसा पहले पतंगबाजी थी, उसके ऊपर पाबंदी थी और उसके ऊपर बड़ा हैवी जो है वो आपके ऊपर पर्चा था, 302 का मुकदमा था, लेकिन फिर जब उसको सेफ कर दिया गया तो वो मुकदमा
ख़त्म कर दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को उसकी संगीनी का नहीं पता होता, जो वो काम कर रहे होते हैं उसकी नौयत का उनको Sensitivity का। अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना बड़ा क्राइम है। उसके हवाले से अगर कोई ऐसी चीज़ आपके पास आए तो उसके हवाले से क्या करते हैं? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा खैर हमारे साथ। बखैर। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ गाशिया और बाबा साहब जो है वो मौजूद हैं, और लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका जो नात ख़्वानी है उससे महजूज़ हो सके हैं। सर एक बस नोट देते हैं, जो हलीमा ने जी, आपसे जाने से पहले एक सवाल पूछा मैंने था, उस हाँ पे आप मैंने अपना। बहुत जल्दी क्विकली आपने देना है कि अगर इस तरह का कोई केस आपके सामने आ जाए जिसमें बच्चा जो है उसको संगीनी का एहसास नहीं था और उससे वो क्राइम कमिट हो गया है, तो फिर क्या वार्निंग वगैरह इशू होती है? जी, मैक्सिमम हम वार्निंग दे के छोड़ देते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे लिखवाते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक केस तो होता नहीं है और बेशुमार लोग काइट फ्लाइंग कर रहे होते हैं, तो जी। एक बीच में से अगर वो स्किप कर भी दिया जाए इस नीयत से कि उसकी इस्लाह हो जाए या उसका फ्यूचर ख़राब ना हो, बिल्कुल ठीक तो है। वो हम करते हैं, बिल्कुल ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी गाशिया, आप जो है कलाम पेश करें। मरहबा जो चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। आँख जब गुंबदे खज़रा का नज़ारा कर ले, आँख जब गुंबदे खज़रा का नज़ारा कर ले, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास, नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, शाह वाला है मदीने का बने दीवाना, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, उसको जन्नत में जवार अपना अता हो दाता, एक भिखारी है खड़ा आपके
दरबार के पास एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। इंशाअल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे सरकार के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबर साहब, आपकी नात से ही हम इख्तिताम करेंगे अपने आज के दोपहर बखैर का। आपकी नात और आपकी आवाज़ से हम आपसे यही कहेंगे कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आज इस दोपहर बखैर की महफ़िल में आए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इन दोनों की आवाज़ों से वो सहर तारी हुआ होगा जिसका हमने जिक्र शायद शुरू में किया था। बाबर साहब, ओवर टू। सरदार जो होयो दो जगदा, सरदार जो होयो दो जगदा, तेरी नौकर कुल कायनाते, तेरे हुक्म ते सूरज मुड़ पौंदे, तेरे हुक्म ते होंदी राते, तू झुक सोहणे दे बूहे ते, तू झुक सोहणे दे बूहे ते, निगाहां दियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका, अतावां दियां वेखी, हया करे सी दुनिया ते नबी दी आल दा बंदिया, हया करे से दुनिया ते नबी दी आल दा बंदिया, कबर विच अपनियां बंदिया, हयावां दियां वेखी, बुसीरी वांग रो रो के सुना सोहणे दियां नातां, करम होया जे पल अंदर शिफावां दियां वेखी, ना घबरावीं ते ना डोली, तू नारा है दरे परां फेर अपनियां रावां, तू बलावां दियां वेखी, जेड़े इत्थे नहीं करदे अदब ज़हरा ते है दर्दा, जेड़े इत्थे नहीं करदे अदब ज़हरा ते है दर्दा, तू इत्थे ओथे ओनां नूं
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਆਉਣਾ ਨਬੀ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਆਜਿਜ਼ ਤੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਝੁਕ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾ